नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आपका CGL MTS एग्जाम के ऊपर जो 30 सीरीज चल रही है उसका आज 20वीं क्लास आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 19 क्लास प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे PDF ग्रुप में हैं उनको PDF भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। देखिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है। सवेरे मॉर्निंग से ड्यूटी आया हूँ, खाना न बनाया न पूजा न पाठ, बस पैट आपको पढ़ाने के लिए बैठ गया हूँ, ये सोचते हुए कि समय बहुत कम है और मुझे बस यही चिंता है कि एग्जाम से पहले यानी अगस्त महीना में ही आपको मैं ये समाप्त करके दे दूं किसी भी हालत में। तो आपको भी थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझनी होगी और आपको भी जैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूँ सर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अगर टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहिए, जो ई बुक है, UPP है, बिहार SSC है, रेलवे है, या फिर ये 30 सीरीज है जो SSC के लिए है, आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साहब। चलिए शुरू करते हैं सर, है ना। पहला जो प्रश्न है, रामानाथ भी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, रामानाथ भी राघवन, इनका नाम भी थोड़ा लंबा चौड़ा है। ये मृदंगम बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। ये जो मृदंगम है ये आपका कर्नाटक संगीत के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मृदंगम जो है कर्नाटक संगीत का वाद्य यंत्र है मेन रूप से। इनके अलावा मृदंगम यहाँ पे लिखा भी है। इनके अलावा कर्नाटक संगीत की बात आई है तो थोड़ा सा कर्नाटक संगीत को पहले समझेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कर्नाटक संगीत में क्या क्या होता है। सबसे पहले कर्नाटक संगीत का दायरा कहाँ तक है, तो कर्नाटक संगीत की दायरा यहाँ तक है, यानी जो भी साउथ इंडियन स्टेट है वहीं तक कर्नाटक संगीत का दायरा है ना। यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि क्षेत्र तक ही आपका जो है फैला हुआ है। अगर विदेशी भूमि पर कर्नाटक संगीत का प्रचलन कहता है तो आप श्रीलंका आंसर कर देना, है ना। श्रीलंका जो है ना, आपका आंसर हो जाएगा। अगर विदेशी ऑप्शन दे रखा है जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और भी 2-4 जो कंट्री का नाम है, तो श्रीलंका आंसर कीजिएगा। इसका प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका में सिंहली के साथ साथ तमिल भाषा भी बोले जाते हैं, और जो तमिल भाषा बोले जाते हैं तो यहाँ पे चूंकि इस क्षेत्र में कर्नाटक संगीत प्रचलन में है तो श्रीलंका में भी हो सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इनके अलावा श्रीलंका का नाम आ गया है तो श्रीलंका का एक नृत्य पूछता है जिनका नाम है कंडियान। चूंकि ये श्रीलंका का शास्त्रीय नृत्य जैसे है तो ये आपके एग्जाम में पूछ देता है, और श्रीलंका का राष्ट्रीय फल भी पूछ देता है सर। तो ये क्या होता है भैया? कटहल। श्रीलंका का आज़ादी दिवस भी पूछते मैंने देखा हूँ। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, हम ये वाला लाइन पढ़ दिए हैं। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के जनक की बात करेंगे तो पुरंदरदास होते हैं। कौन होते हैं? पुरंदरदास। लेकिन त्रिमूर्ति की बात करेंगे, त्रिमूर्ति मतलब 3 गो मूर्ति सर, है ना। तो त्रिमूर्ति में 3 आदमी कौन कौन? त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर, है ना, ये आ जाएंगे। तो ये तीनों त्रिमूर्ति में आते हैं और ये आपका फाउंडर है कर्नाटक संगीत का। एरिया आपने देखा, विदेशी सरजमी श्रीलंका में भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी शास्त्रीय नृत्य है आपके साउथ इंडिया का, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया, और एगो कौन सा भैया? भरतनाट्यम हो गया। तो इन चारों में भी इसका प्रयोग बहुधा होता है। किसका? कर्नाटक संगीत का। समझ में आया। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो M सुब्बालक्ष्मी ने तो कर्नाटक संगीत की रानी ही कहा जाता है, तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। और आपको बता रखा हूं कि जो आपका जितने भी संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न विजेता हैं आपके संगीतज्ञ, उनमें सबसे पहले कौन? M सुब्बालक्ष्मी मैडम। इनके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी जो है प्रथम संगीतज्ञ है आपका कौन? आना, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतज्ञ M सुब्बालक्ष्मी मैडम। इनके अलावा रामनाथ कृष्णन, है ना, ऐसा ही नाम आपने ऊपर में देखा था, जरा सा थोड़ा सा आराम से, है ना। रामनाथ कृष्णन जो है ये कर्नाटक संगीत से है। सुधा रघुनाथन ये भी कर्नाटक संगीत से है। जयश्री रामनाथ ये भी कर्नाटक संगीत से है। आज मेरा फोकस इस विषय पे है, मतलब इस ये वाले क्वेश्चन में, कि जो भी रामनाथन, कृष्णन, इसको मैं निपटाऊं ताकि आप वहां पे गलती ना कर पाओ। ठीक है भैया, तो आराम से थोड़ा जो है सुनिएगा, देखिएगा। इनके अलावा कर्नाटक संगीत में रंगम, तनम, पल्लवी ये सब फॉर्म है, तत्व हैं, एलिमेंट्स है या भाग हैं, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। ठीक है भाई। इनके अलावा कर्नाटक संगीत में टेम्पो का अर्थ पूछा जाता भी है। टेम्पो, एगो तो टेम्पो में आप लोग बैठ के जाते हैं स्कूल कॉलेज, एगो टेम्पो जो होता है आपका पी होगा ना भाई टेम्पो में। तो ये जो टेम्पो होता है ना, ये लय को बोलते हैं, लय, है ना। लय तो सभी जानते होंगे ना संगीत में। इनके अलावा मृदंग के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे KV प्रसाद का नाम रखेंगे।
देखेंगे, बाद बाकी जो आराम से मिल जाए वो आपके लुसेंट वगैरह में है, और जो शोधन से मिले वो अपने टॉपिक वाइज में है, तो टॉपिक वाइज में जाके देख सकते हैं। इनके अलावा पंडित मोहन श्याम शर्मा तथा तोताराम, ये दोनों किससे संबंधित है? पखावज से। जो बहुत लेस मिलेगा आपको, जनरली नहीं मिलेगा, वैसा ही कंटेंट देखेंगे आप यहाँ पे जो एग्जाम में आएगी। पंडित मोहन शर्मा, तोताराम। इनके अलावा मियाँ कादिर बख्श, अवन मिस्त्री और निदो चटर्जी सभी तबला से संबंधित है। इन तीनों को भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जाकिर हुसैन साहब सब तो जानते ही हैं, जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, ये जो भी तबला वादक हैं जो काफ़ी कॉमन है। इनके अलावा ये जो मियाँ कादिर बख्श है, कल होके अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि अल्लाह रखा के गुरु का नाम क्या था, है ना, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा आप सभी समझते हैं कि ये जो है जाकिर हुसैन साहब के पिता थे। तो अल्लाह रखा के गुरु जो है ना मियाँ कादिर बख्श हुआ करता था, पंजाब घराने के। कौन से घराने के हैं ये? पंजाब घराने के हैं, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तो अल्लाह रखा भी पंजाब घराने के हुए ऑब्वियसली। इनके अलावा विनायक राम किससे संबंधित है? घटम से। MS गोपाल कृष्णन वायलिन से संबंधित है। मैंने कहा ना कृष्णन वाले सब देखेंगे आज, तो वायलिन से संबंधित है ना। इसके अलावा इलियास खान का संबंध अनुष्का शंकर तो आप पकड़ लिए होंगे भैया कि आ गया सितार में, तो सितार में। अरविंद पारिख भी सितार में। हरविंदर कुमार शर्मा को याद रखिएगा, साहित्य जो नाटक अकादमी पुरस्कार है ये विजेता है। हरविंदर कुमार शर्मा साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार के जो है अवार्ड के विजेता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हरविंदर कुमार शर्मा का संबंध, तो बताइएगा सितार से संबंधित है। इलियास खान का बाद बाकी पहले भी बता चुके हैं दोनों कैरेक्टर, तो आपको याद होगा। और पंडित रविशंकर सबसे फेमस कैरेक्टर, तो वो तो ऐसे ही याद है, जो सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड भी इंडिया के लिए जीता 1968 में, है ना। इसके अलावा मोइनुद्दीन खान, सुकूर खान से पकड़ लिए होंगे, सबरी खान, बिंदा खान, ये सभी के सभी सारंगी से संबंधित है। रामकृष्ण चौधरी, बिस्मिल्लाह खान, ये आपके किससे संबंधित है? तो शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान साहब से पकड़ लिए होंगे। बिस्मिल्लाह खान साहब को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बिहार के रहने वाले थे, डुमरावा के। इनके अलावा रामकृष्ण चौधरी भी शहनाई बजाते हैं। और शहनाई में कितने अंगुल छिद्र होते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो बोलिएगा 7। कितने होते हैं? 7 को जो है इसमें होल रहता है शहनाई के अंदर। इनके अलावा कारक लागत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कारक लागत, अब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं। यहाँ पे जितने भी सूत्र टाइप के हैं आप इसी प्रश्न के साथ क्लियर कर लेंगे। तो थोड़ा भी अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब टाइम हो जाए तब पढ़ने बैठिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो कारक लागत के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से पहला कथन है, इनमें सरकारी अनुदान शामिल होते हैं, अनुदान और सब्सिडी शामिल होते हैं। तो सब्सिडी यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो ये दोनों सही हो गया जी, सही हो गया। इनमें अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी शामिल है। इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें जो है किनारा करके रखा जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इनमें उत्पादन की लागत शामिल होती है, ये भी शामिल होती है। तो इसमें जो है चारों कथन सही हो गया आपका। किससे? कारक लागत के बारे में। कारक लागत के बारे में ये चारों कथन सही है। ध्यान रखिएगा, सरकारी अनुदान और सब्सिडी भी शामिल होता है, अप्रत्यक्ष कर को शामिल नहीं किया जाता है। जो टोटल लागत होता है वो तो शामिल किया ही जाता है, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे चीज को देखेंगे, समझेंगे। सबसे ज्यादा सूत्रों में पूछे जाने वाले फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी है ना, फैक्टर पे एफसी पे। तो फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी क्या होता है? जीडीपी जो होता है ना मार्केट प्राइस पे, उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा के सब्सिडी को जोड़ेंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी आ जाएगा। एक एक चीज को समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लिए तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे भी आपने सूत्र क्या देखा, जैसे मैथ का सूत्र शुरुआती याद रखना जरूरी है, वैसे यहाँ भी। तो जो फैक्टर कॉस्ट पे आपने देखा, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे माइनस आप क्या घटा रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स घटा रहे हैं, और क्या जोड़ रहे हैं? सब्सिडी जोड़ रहे हैं। अब मार्केट प्राइस वाला पहले आपको जानना होगा कि क्या होता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो इसके लिए भी नीचे हमने व्यवस्था करा है। तो मार्केट प्राइस पे मैंने यहाँ पे पहले सूत्र से इसको हल किया है। सूत्र से अगर आप हल करेंगे, गणितीय समीकरण सॉल्व कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस पे जीडीपी आपका फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर इधर आके जुट जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में है तो इधर आके घट जाएगा, तो माइनस सब्सिडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सूत्र निकाला है, आपको सूत्र के फॉर्म में भी मार्केट प्राइस पे जीडीपी का पूछ देता है कि इन चारों में से कौन होगा। एगो में यहाँ पे माइनस कर देगा, दूसरे में यहाँ पे प्लस कर देगा, तो ओरिजिनल कौन सा है? तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इस दोनों सूत्र में याद रखने के लिए कोई भी आप एक सूत्र याद रख सकते हैं, दोनों याद हो जाएगा, क्योंकि मैथ आप हमसे बेटर जानते हैं, ठीक है भैया। इनके अलावा यहाँ पे नोट करके पढ़ेंगे।
जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में सरकारी अनुदान सब्सिडी तो शामिल होता है, परंतु अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते, जैसा कि मैंने 4 पॉइंट बना दिया था कथन के रूप में। तो स्पष्ट है कि ये बात आपने पहले भी सुना है और दोबारा हमने रिपीट करवा दिया पॉइंट के रूप में, ताकि आप कभी भूलो नहीं। ठीक है भैया। इनके अलावा जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी लैंग्वेज में तो हम फट से बोल देते हैं कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में, है ना, कुल सेवा और वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होती है। ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। अगर जीडीपी को सूत्र में हमसे पूछता है, और जनरली एसएससी अब बहुत चालाक हो गया है, अब जीडीपी को लैंग्वेज में ना पूछ के सूत्र में पूछता है, और इन सूत्र में से आपको किसी चीज का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है भाई, तो आप भी पहले से तैयार रहना। ठीक है, तो कैसे होता है आइए समझाते हैं। जीडीपी में जीडीपी बराबर क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ पे सी का मान क्या है? उपभोग व्यय। आई का मान क्या है? कुल निवेश व्यय। और जी का मान क्या है? कुल सरकारी खर्च। तो इन तीनों को लैंग्वेज में जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाता है? किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है, जिसे हम, है ना, जीडीपी कहते हैं, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक ने आपने 2 चीज सीखा, फैक्टर कॉस्ट पे और आपका जो है कारक फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे जो है आपका जीडीपी निकालना, और जीडीपी खुद में क्या होता है ये चीज आपने डेफिनेशन भी देखा, साथ ही साथ इसके गणितीय समीकरण के रूप में भी देखा कि क्या जोड़ना क्या घटाना है। इनके अलावा राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होता है कि जीडीपी में से आयात और निर्यात का अंतर घटा देते हैं। अभी जीडीपी क्या होता है आप ऊपर में देख ही लिए ना कि जीडीपी क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी होता है। उपभोग व्यय होता है, कुल निवेश और कुल सरकारी खर्च को जोड़ के अगर आप उसमें से आयात निर्यात का जो डिफरेंस है उसको अगर आप घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सूत्र में लिखना चाहे इस चीज को तो नीचे लिखा हुआ है सी प्लस आई प्लस जी माइनस एक्स माइनस एम, जहाँ एक्स माइनस एम क्या हो जाएगा? आयात निर्यात का डिफरेंस क्या होता है? ये जो है एक्स क्या हो जाएगा? हमेशा बड़का होगा, यानी निर्यात आप ज़्यादा करोगे और आयात कम करोगे तभी ना आप लाभ कमा पाओगे भाई, है ना। समझने की बात है कि हम अपना सामान ज़्यादा बेचेंगे और कम खरीदेंगे तभी ना हमारा पैसा बचेगा जी, या फिर हम फायदा में रहेंगे। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू है निर्यात और एम का मान क्या हो जाएगा? आयात। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो भाई इकोनॉमिक्स है, थोड़ा आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा, ज़्यादा तेज भागेंगे तो आपको गिरा देगा। यहाँ पे राष्ट्रीय आय समझ गए, जीडीपी का सूत्र आपने ऊपर देखा क्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा है। अब इसमें से अगर आप आयात और निर्यात का, यानी जो सरकारी स्तर पे व्यापार होता है अन्य देशों के साथ, उसके जो मतलब लेना देने को, जो उससे लेन देन करने के बाद जो पैसा बचता है या फिर जो धन बचता है उसको यहाँ पे मैं घटा देंगे, आयात निर्यात का अंतर घटा देंगे। अगर घाटा लग रहा है तो घटाएंगे, अगर बढ़ रहा है तो भी घटाएंगे, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकल आएगा क्या भैया? क्या निकल आएगा? आपका राष्ट्रीय इनकम निकल आएगा। यानी जीडीपी का सूत्र इतना है, इसमें से आप जो है आयात निर्यात का डिफरेंस को घटा देते हैं। इनके अलावा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये पूछता है, सबसे पहले फुल फॉर्म पूछता है भाई, एनडीपी का फुल फॉर्म पूछता है। तो फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको क्या करते हैं? जीडीपी। अभी आपने जीडीपी ऊपर में समझ लिया था। जीडीपी में से जैसे डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाएंगे। मूल्यह्रास समझते हैं कि नहीं समझते हैं कोई भी चीज़ के, है ना? मूल्यह्रास नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आज साइकिल खरीदा 2000 रुपये की, 3 साल चला लिए तो अब 2000 में बेचेगा कि 1000 में बेचेगा, है ना? तो वो जो उपभोग किए ना और जो उसका जो घाटा लगा, मतलब जो उपभोग किया, उसको मूल्यह्रास कहते हैं भाई। ठीक है, तो जीडीपी में से मूल्यह्रास को अगर घटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका निकल जाता है। इनके अलावा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी का फुल फॉर्म हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी में से एक्स प्लस एम, ये हम पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और इत्तेफाक से ये सीपीओ के एग्जाम में भी आया था, जीडी के एग्जाम में भी आया था। ठीक है भाई, ये क्या होती है याद अगर आ जाए, जीएनपी अभी आपने देखा क्या होता है, जीएनपी अभी आपने देखा, अब मैं निकाल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी आपने देखा और जीडीपी में से एक्स प्लस एम कर देते हैं, माइनस घटाते हैं प्लस जोड़ देते हैं। ये माइनस वाला क्या होगा कि भाई जो विदेश के नागरिक हैं वो इंडिया में आके अगर धन अर्जन कर रहा है ना, तो उसका धन घटा दिया जाएगा जीएनपी निकालने के लिए। और जो इंडिया का आदमी मान लीजिए राम है और ये कुवैत में जाके जो है आपका पैसा कमा रहा है, तो राम का जो भी इनकम है इसमें जोड़ा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में से विदेशी नागरिक द्वारा देशों में कमाए गए धन को घटा देते हैं और देशी नागरिक द्वारा विदेशों में कमाए गए धन को जोड़ देते हैं। इस सब चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना जो बच्चे पीडीएफ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि काम के हैं और आपके काम आएंगे। ठीक है, एक सेकंड में पानी बंद करके आता हूँ। इसके अलावा हम जीएनपी पढ़ लिए थे, हाँ ना, जीएनपी पढ़ लिए थे ना जी, जीएनपी
पढ़ लिए थे, ये वाला पढ़ लिए थे, जीएनपी पढ़ लिए थे। आप समझ गए ना कि जीडीपी में से एक्स क्या है, एम क्या है। एक्स को घटाते हैं, एम को जोड़ते हैं। एक्स है अपना, है ना, कि भाई विदेशी नागरिक इंडिया में आके कमा रहा है वो घटा देते हैं, और देसी नागरिक विदेश में जाके कमा रहा है वो जोड़ देते हैं। अब नीचे को नोट करके चीज़ लिखा है कि किस स्थिति में जीडीपी बराबर जीएनपी होगा, है ना। तो अभी आपने क्या देखा, जीएनपी निकालने के लिए क्या था, जीएनपी निकालने के लिए क्या था कि विदेशी इसके द्वारा कमाया गया इंडिया में धन को घटाते थे, और देसी वाला आदमी जो बाहर जाकर कमाते उसको जोड़ते थे। तो जब बंद अर्थव्यवस्था होता है कोनो देश का, तो उसका आयात निर्यात क्या होता है, ठप हो जाता है। न तो आयात होता है और न तो निर्यात होता है। तो जब आयात निर्यात होबे नहीं करेगा, है ना, जब आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है, तो उस केस में जीडीपी बराबर ही जीएनपी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया। ऊपर का सूत्र देखिएगा, जब आयात निर्यात करेंगे तो एक्स बराबर एम हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएगा, तो जीडीपी बराबर आपका जीएनपी हो जाएगा। चलते हैं आगे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आपसे पूछता है एग्जामिनर। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी खर्च करने वाला जो आपका इनकम है वो क्या होता है। तो आपका जो पर्सनल इनकम होता है उसमें से जो पर्सनल डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, यानी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो वो जब आप घटा देते हो तब आपका जो बचता है वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होता है, पूछता है। एक आपका एनएनपी पूछता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पूछता है। अभी आपने जीएनपी ऊपर में देखा, जीडीपी माइनस एक्स प्लस एम, उसमें से अगर मूलहरास को घटा देंगे तो निकलेगा एनएनपी। ये सबको मांगता है तो लिख लीजिए, ठीक है भाई, लिख लीजिए। इससे एक आध नंबर फिक्स ही रहता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इसमें। इनके अलावा भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था। एल्युमिनियम की पहला कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था। देखिए एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र सबसे पहले में कहाँ है, सबसे अधिक इंडिया में एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र सबसे अधिक कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है ना। नालको का नाम सुने होंगे, नालको बालको, ये सब कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। तो सबसे पहले 1937 में आपका एल्युमिनियम वाला केंद्र खोला गया था। इनके अलावा भारत में जूट मिल का पूछता है कि सबसे पहले कहाँ खुला, तो रिसरा में। और रिसरा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कब खुला, 1855 के अंदर जूट मिल। जूट आपने देखा होगा, झोला बनता है, बोरा बनता है, सुतरी वाला बोरा सब। इनके अलावा भारतीय जूट निगम की स्थापना कहेगा। अभी आपने देखा कि जूट की फैक्ट्री खुली थी 1855 में, लेकिन अगर भारतीय जूट निगम जो आज़ादी के बाद स्थापित हुए हैं तो ये 1971 में हुआ था। दोनों बात अलग अलग है, नहीं तो सब धन बैस पसेरी नहीं कर देना है कि जूट पूछा नहीं कि मार दो 1855, ऐसा नहीं है। भारतीय जूट निगम की स्थापना पूछेगा तो 1971 आंसर करना है। जूट को आप गोल्डन फाइबर भी कहते हो, इसे ब्राउन पेपर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूँ। वर्तमान में सबसे बड़े उत्पादक कौन है, बांग्लादेश है। लेकिन अब क्या होगा रे कालिया, अब पता नहीं, लेकिन अभी तक जो है बांग्लादेश था। 58% जूट का उत्पादन बांग्लादेश कर रहा है। दूसरा स्थान भारत का है। भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में जूट होता है, क्योंकि इस जूट के उत्पादन के लिए पानी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है भैया, जलोढ़ मिट्टी में काफ़ी अच्छा खेती होता है इनका। इनके अलावा पानी में डाल के इसे सराया जाता है, फिर उसका ऊपर का छाल निकाला जाता है, जिसे हम उपयोग करते हैं रस्सी इत्यादि वगैरह बनाने में। इनके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में किया गया था। सेल का यही है ना, सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, है ना, सीआईएल, जो आपका ग्रामीण विद्युत वाला है, पीएफसी पावर ग्रिड कंपनी, ये सभी के सभी क्या है, महारत्न कंपनी है। कितने बताए थे, 13, है ना। जो पीएसयू कंपनी को कैटेगराइज किया गया है तो 3 पार्ट में किया गया है, एगो महारत्न है, एगो नवरत्न है, एगो मिनी रत्न है ना। बताया था पिछले क्लास में या किसी क्लास में। इनके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में रूस के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। एगो छूट गया, दुर्गापुर जो संयंत्र है वो भी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाया गया था। ये तीनों सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या रहा था भाई, 1956 से 61 रहा था। तो इसी के बीच में आप देखेंगे सारा आ रहा है। इनके अलावा जो बोकारो स्टील प्लांट है ये 1964 में रूस के सहयोग से ही लगाया गया था, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है ये 1874 में, कब, 1874 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अभी आपने देखा कि जूट का फैक्ट्री भी पश्चिम बंगाल में ही लगाया गया था। लौह इस्पात का कारखाना भी 1874 में पश्चिम बंगाल में ही लगाया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। टिस्को की स्थापना 1907 में, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना। इनके अलावा एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना एसीसी सीमेंट की, ये भी पूछा जाता है 1936 में। 1936 से और क्या
आप याद रख सकते हैं कि बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, है ना, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। इसके अलावा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुआ है। और भी बहुत बड़े बड़े संस्था जो बता चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। नाबार्ड का 1982 में होता है, सिडबी का 1990 में होता है, आरबीआई का 1935 में होता है, एसबीआई का 1955 में होता है। ठहरिए, है ना, अब एसबीआई से एक चीज बताऊंगा जो गुड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या होती है ना कि 3 बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाते हैं। कौन? अंग्रेज महोदय, है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ बनाते हैं। और यही इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है ना, राष्ट्रीयकरण कहिए, राष्ट्रीयकरण कहिए, कब होती है? 1955 में। और उसी राष्ट्रीयकरण के साथ साथ मुंडन के साथ साथ जो है उपनयन भी हो गया, यानी नाम जो है बदल दिया जाता है, एसबीआई कर दिया जाता है, जो आज सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया में सबसे बड़े बैंक है। तो कल हो के अगर आपसे पूछे कि भैया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आएगा ना, आए रे बाप, कहीं सुनवे नहीं किए हैं, तो ये ऐसा नहीं है, है ना, 1955 ही आंसर कीजिएगा। इनके अलावा एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा दिया जा सकता है या एक ही बार मुकदमा दायर मतलब जो है किया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद में है? देखिए ये अनुच्छेद 20 के 2 में है। किसमें भैया? 20 अनुच्छेद के सेकंड वाला जो भाग है उसमें बताया गया है कि अगर आपने एक बार पेन चोरी किया तो आपको एक ही बार सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3-3 दिन पर बार बार सजा मिलता रहेगा कि तुमने पेन चोरी किया था, आ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है तथा यह विषम परिस्थिति में परिवर्तनीय होता है। एक बात मेरा ये ध्यान रखेंगे, जब कथन के रूप में क्वेश्चन पूछता है, परिवर्तनीय कहने का मतलब कि कम किया जा सकता है या वंचित भी किया जा सकता है कुछ एक अधिकार को छोड़ के, वो सब बात मैं इसमें कर लूंगा। आज मौलिक अधिकार यहाँ से खत्म होता है सर, अच्छा अच्छे से सुन लीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था और वर्तमान में ये विधिक अधिकार है, जो आर्टिकल 300 के बी में, अब माफ कीजिएगा 300 के ए में रखा गया है ना, 300 के ए में रखा गया है ना। इनके अलावा देखिए जो मौलिक अधिकार है इनको कैटेगराइज किया गया है। 14 से 18 आपका समानता का अधिकार, 19 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 आपका अल्पसंख्यक हित है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। इनके अलावा देखिए अब 14 को समझते हैं, जो भी है इनको अलग अलग समझते हैं। 14 में है समता का अधिकार, 15 में है जाति धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आयुष्मान खुराना का पिक्चर है आर्टिकल 15, देखे होंगे अब बच्चे जो स्टूडेंट है वो अच्छे से देखे होंगे। इनके अलावा जो 16 में है ये लोक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता देती है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत कहता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कहता है। कई मामलों में ये लागू नहीं होता है लेकिन अधिकांश मामलों में लागू होता है। इनके अलावा 19 में आएंगे तो 19 तो आपको कई बार आपने इससे दर्शन हुआ होगा कि 19 में 6 गो चीज है। कौन कौन चीज है भैया? कि 19 के 1 के ए में, है ना, 19 के 1 के ए में कहा है कि हम कहीं भी जो है ना वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। जो भी मीडिया वगैरह चलते हैं कि भाई जो है आप बोल सकते हो, है ना, तो ये सब इसी में आता है। वाक माने होता है अपना अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति तो समझ ही रहे हैं ना कि जो मन में आपका वो प्रकट करना, अभिव्यक्ति करना। तो ये जो है आपका वाक एवं व्यक्ति का अधिकार जो है 19 के 1 के में है। 19 के 2 में है कि आप शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब आपके पास बंदूक गोला बारूद नहीं होना चाहिए, तो आप सम्मेलन कर सकते हो। इनके अलावा संगम या संघ बना सकते हो। 19 के 1 के सी में। डी में आप कहीं भी घूम सकते हो इंडिया में, कोई भी वीजा पीजा नहीं लगेगा, कोई भी पासपोर्ट उस्पोर्ट नहीं लगेगा। इनके अलावा भारत के किस भाग में निवास करने का अधिकार ये आपका 19 के 1 का ई देता है। इनके अलावा कोई वृत्ति आजीविका अपनाने के जो अधिकार है ये 19 के 1 के जी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। मुझे हंसी लग गया था, एक शॉर्ट वीडियो देखा था, है ना, इनके अलावा जिसमें वीजा और पासपोर्ट की बात हुआ था। इनके अलावा अनुच्छेद 20 के 3 किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए जो 20 के 3 में है ना, ये आपका जो है जैसे आप पे इम्पोज किया जा रहा है कि भैया तुमने जो है क्राइम किया है, बोलो बोलो बोलो, तो आप पे इम्पोज नहीं किया जाएगा। आपको एक मौलिक अधिकार 20 के 3 में दिया गया है कि आपको जो है जबरदस्ती प्रेशराइज करके ये नहीं बताया जाएगा कि तुम खुद का गवाही दो कि तुमने किया ही किया है। हाँ, पुलिस के मार के डर से लोग बोल देता है, लेकिन कोर्ट में जो है आप नहीं भी बोल सकते हो, मुकर भी सकते हो बोले गए कथन से, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आप भी जानते होंगे, लॉयर वगैरह पिक्चर में बताते रहते हैं। इनके अलावा जो है, अच्छा
ठीक है। इनके अलावा आर्टिकल 21 लिखना था। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भैया। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इनके अलावा अनुच्छेद ए जो है ये शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है। इनके अलावा अनुच्छेद 22 के में क्या है? व्यक्तियों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट इत्यादि के सामने पेश करना होता है। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि आपको ज़्यादा देर तक जो है अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। ठीक है भाई। इनके अलावा अनुच्छेद 23 जो है ये बलात् श्रम पर निषेध है। बलात् श्रम पर निषेध, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती आपको कोई काम नहीं करा सकता है ना, आप बंधुआ मजदूर टाइप से काम नहीं करा सकता। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पे निषेध है। बाल श्रम मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के अगर कोई चिल्ड्रेन है या बच्चे हैं तो उसको जो है किसी भी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा, ऐसा करना गुनाह है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक प्रचार, धार्मिक आचरण, कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 है कि धार्मिक परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना, जैसे आप चैरिटी वगैरह या फिर आप मंदिर इत्यादि बनाएंगे तो आपको रोक टोक नहीं होगा, 26 के तहत आपको छूट है। इनके अलावा अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप धार्मिक काम पे खर्च करते हो तो उस पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो है आपके धार्मिक वाला था। चूंकि मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि कंबाइंड रूप से तो शायद आप भी जानते हो, लेकिन एग्जाम में अलग रूप से पूछ देता है कि भाई फले आर्टिकल एकदम आंसर देना है। ऐसा नहीं कि 25 से 28 में से सब हो जाएगा, कोई एक आर्टिकल उठा के पूछ देगा, है ना, कि भाई धर्म में जो है टैक्स के स्लैब से बाहर रखा जाता है, यानी इम्पोज नहीं किया जाता है टैक्स की, तुम टैक्स पे करो। तो भैया ये कौन से आर्टिकल? तो 27 होती है। उसी प्रकार से 28 आर्टिकल में है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है। होने की स्वतंत्रता और होने से स्वतंत्रता दोनों में फर्क है। होने से स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि जैसा आप इंडिया में देखते होंगे कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है कंपलसरी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, न दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडिया जो है विविध धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो ये जो है ना राजनिधि से पूर्णतः अगर पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है तो वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा न दी जाए, इस प्रकार का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 28 में किया गया है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। इनके अलावा अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। आपने मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी गुड पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो। एक आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार छूट गया था, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं, ये ध्यान रखना है। और कोई भी आदमी मौलिक अधिकार के हनन होने पे इस आर्टिकल का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इसे भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक आत्मा माना है। इनके अलावा G7 देश की बैठक 2024 में किस देश में प्रस्तावित है? तो G7 का 2024 में इटली में बैठक होगा। जॉर्जिया मेलोनी जो है इनके जो चीफ रहेंगे। जॉर्जिया मेलोनी को आप सभी पहचानते होंगे। इनके अलावा G6 की स्थापना 1973 में हुआ था। प्रथम बैठक कहेगा तो 75 में होगा। और रूस इसमें बाद में सदस्य बना जी, है ना। 1997 में जो है रूस सदस्य बना था, 1997 में। तो ये बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है। देखिए वैसे तो G5 ही करना चाहिए, लेकिन G6 की स्थापना आपका 1973 में मानेंगे। इसके अलावा 1975 में इसकी प्रथम बैठक होती है और 1997 में रसिया जो है इनमें इंक्लूड होता है। फिर बाद में रूस जो है 2014 में निकल भी जाते हैं। तो ये जो है उतार चढ़ाव रहा। G6 से G8 बने, फिर G7 है। ये क्या है? ये विकसित देशों का जो है आपका क्या है? एक समूह है। ठीक है भैया। इनके अलावा G7 में रूस बता दिए थे, तो फिर रूस कब निकल गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूस G7 से कब निकले? तो 2014 में शामिल हुए थे, 1997 में। इनके अलावा G20 जो विकासशील देशों का ग्रुप है, जैसे अभी इंडिया भी विकासशील में ही आता है। 1999 में इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। 2023 की में बैठक जो है ये दिल्ली में हुआ था, जिस बैठक में अफ्रीकी यूनियन को जो है इनमें सदस्यता दी गई थी। किसमें? G20 के अंदर। ठीक है। G20 2024 की बैठक ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में होंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स की स्थापना, सबसे पहले ब्रिक की स्थापना होता है। ब्रिक मतलब ईंटा भी होता है, क्या होता होगा? ब्रिक्स की स्थापना में पहले समझेंगे कि ब्रिक की स्थापना साउथ अफ्रीका बाद में आया। 2006 में स्थापना हुआ। 2009 में पहली बैठक इसका रूस में हुई।
हुई और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें आ गया। तो यहाँ भी जो है 3 ईस्वी आपका वेरी करता है, अगर जिस हिसाब से पूछे वैसा आंसर देना है। इनके अलावा 2023 में ब्रिक्स की बैठक आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था और 2024 में कहाँ पे होगा, रूस के अंदर होगा आपका ब्रिक्स का, सॉरी माफ, हाँ सही बात है, ब्रिक्स का ही रूस में होगा। और पिछले साल 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था क्या, हाँ ठीक है भैया, तब ना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसी समय हुआ था। इनके अलावा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था, भारत इसके सदस्य 2017 में बने थे। आप लोग बताइएगा कि SCO में नया मेंबर कौन जुड़ा है। अभी 2-4 दिन पहले ही बताए थे कि न्यू मेंबर जुड़ गए SCO के अंदर। यहाँ पर तिमोर लेस्टे आपको आसियान का बताया था, है ना, यहाँ बताइएगा। आज़ादी के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था। देखिए आज़ादी के पहले भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लीटन के समय आया था और आज़ादी के बाद 1959 में आया था। तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, है ना। आज़ादी के पहले इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में, है ना, आपका लीटन के समय में आया था। इनके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 1856 में आया था। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 में, ऊपर में भी लिखा था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये प्राचीन काल में हुआ 1856 में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग ईस्वी है। विधवा पुनर्विवाह संघ ये भी अलग चीज़ है। 1861 में महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे इनकी स्थापना। दहेज निषेध कानून 1961 में पारित हुआ था, लेकिन ये कितने तक सफल हुए, आज भी दहेज चलता रहता है। इनके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 में आया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा फुटबॉल खेल में गोल लाइन और पेनल्टी क्षेत्र के बीच की दूरी कितनी होती है। देखिए ये है आपका गोल लाइन, कहाँ पे, ये है आपका गोल लाइन और ये आपका है पेनल्टी एरिया ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो लिखा ही है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है, लेकिन आपको इतना ही दूर की दूरी पूछ रहा है, यानी गोल लाइन और पेनल्टी एरिया के बीच की दूरी 11 गज या 11 मीटर के करीब होता है। 12 गज या 11 मीटर, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी इस इमेज को बड़ा करके देखिए, क्योंकि फुटबॉल का फील्ड, हॉकी का फील्ड ये हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ों को पहचानिए। ये छोटू जो है ये आपका क्या है, छोटू हो जाता है आपका गोल पोस्ट, है ना, गोल पोस्ट, ये छोटू वाला गोल पोस्ट हो जाता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी बताया था हमने, 2.44 मीटर, और गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 7.32 मीटर, तिगुना होती है। अगर फुट में बदलते हैं तो क्या होता है, 8 फुट और 24 फुट होता है, तिगुना हो जाता है। 2.44 को 3 से गुना कीजिए, 7.32 हो जाएगा। तो मीटर में इतना होता है गोल पोस्ट के बीच की दूरी। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितना कहेंगे या फिर गहराई, 2.44 मीटर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। बाद में कि यहाँ पे एक जो सेंट्रल सर्किल है इससे रिलेटेड बताया था कि इसका रेडियस कितना होता है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है ना। बाद में कि हॉकी में जो भी लंबाई चौड़ाई होता है उसको मैं पहले बताया हूँ, नीचे भी लिखा हूँ। चलिए, लंबाई जिसे टच लाइन भी कहते हैं 90 मीटर से 120 मीटर के बीच में होना चाहिए और चौड़ाई उसका आधा 45 से 90 मीटर के बीच में होना चाहिए। फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी 24 फुट या 7.32 मीटर होता है। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर या 8 फुट होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीनियर फुटबॉल में फील्ड की लंबाई ये काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसे तो याद किए रहते हैं, यहाँ पर दिक्कतों में पड़ जाते हैं। सीनियर फुटबॉल के में फील्ड की लंबाई जो है 105 मीटर और चौड़ाई 68 मीटर है। कल एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था। देखिए 2 खेल ऐसा है जिसमें जो है अलग टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक तो खो खो आता है। खो खो, देखिए खो खो में जो है रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक्टिव खिलाड़ी कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से वो कबड्डी है, कबड्डी में जो है रिजर्व खिलाड़ी कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक्टिव खिलाड़ी कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन पूछे वैसा आंसर देना है जी। इस बार शायद CHSL में खो खो पूछा है, जिसके ऑप्शन में 10, 11, 12, 13 था, तो 12 आंसर होगा ना ऑब्वियसली एकदम, क्योंकि 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो 12 आंसर होगा। इसके अलावा ये भी नहीं पूछा है कि एक्टिव है कि रिजर्व है, सीधे सीधे बोला खो खो में खिलाड़ी कितना, तो रिजर्व पकड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। कबड्डी में भी 12 होता है, लेकिन फील्ड पे उतरते कितने हैं, 7। खो खो में कितने उतरते हैं, 9। इतनी समझ हो गई तो वहाँ पे लैंग्वेज पकड़ के आप सही आंसर दे पाएंगे। इनके अलावा फुटबॉल की शासी निकाय फीफा है, मुख्यालय कहाँ पे, ज्यूरिख में है। और फीफा पहली बार कब हुई थी, 1930 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मोंटेवीडियो के अंदर। कौन जीता था, उरुग्वे जीता था। फीफा की बात हमने कल या परसों जो ऑनलाइनर वाली सीरीज चल रही है उसमें अच्छे से कर लिया था। फुटबॉल की बता दिए थे। फुटबॉल का जो कप है, कोलंबो कप, कलिंगा कप, रोवर्स कप काफ़ी पूछा जाता है। रोवर्स कप काफ़ी पूछा जाता है। बाद बाकी मर्डेका कप पूछा जाता है।
हेरीमेट कप ट्रॉफी पूछा जाता है और डूरंड कप पूछा जाता है। ये 4 को ज़्यादा पूछा जाता है, बाद बाकी कम पूछे जाते हैं। फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्द ड्राइव है, ड्रॉप है, किक है, पेनल्टी किक है, पेनल्टी भी है, शूट आउट है, ड्रिबलिंग एक से अधिक खेल में। इसके अलावा बॉल गेम है, कटबैक है, क्लिपिंग है। ये सभी के सभी फुटबॉल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके अलावा प्रायद्वीपीय पठार जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसकी आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। तो ये 3 गो त्रिभुजाकार वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। डेल्टा भी त्रिभुजाकार होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की बनावट भी त्रिभुजाकार थी, और जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर पठार है वो भी आपका कैसा है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये आपका त्रिभुजाकार ही है। इनके अलावा प्रायद्वीपीय पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो राजस्थान से कुमारी अंतरीप होगा ये, है ना, कुमारी अंतरीप होगा, अंतरीप, है ना। तो यहाँ तक फैला हुआ है 1700 किलोमीटर इधर, और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक लगभग 1400 किलोमीटर, यहाँ लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी का जो भ्रंश है वो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांट देती है, आने वाले समय के लिए अच्छा क्वेश्चन। इसके अलावा भ्रंश घाटी को फॉलो करने वाली नदी जो है नर्मदा और ताप्ती का नाम जो है काफ़ी आता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती है ना, दोनों जो है अरब सागर में गिरती है, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है। वो अमरकंटक से नर्मदा है। इनके अलावा महानदी बेसिन तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुरा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, अरावली श्रेणी, ये सब आपने नाम सुना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया, ये सब जो है क्वेश्चन आता है। आपने देखा कि भाई जो है प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जाता है, तो दोनों भाग मिली जुली था वहाँ पे। इनके अलावा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी हाइट 1722 मीटर है, आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू में क्या है भाई, आपका जैन तीर्थ स्थल भी है ना, राजस्थान के अंदर। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। किसकी बात हो रही है? गुरु शिखर की। रायसीना पहाड़ी जिसमें आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है, कई बार आपने सॉल्व किया होगा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के समीप है, नजदीक है, तो रायसीना। ये भी अरावली श्रेणी में आते हैं, है ना। ये अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से है। मेघालय के पठार में आपको कौन कौन से पहाड़ी देखने को मिलेगा? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों अपने आप में जनजाति भी है मेघालय के अंदर। मिकिर, रेंगमा, सिलांग, शिखर, ये सभी के सभी मेघालय पहाड़ में आ जाता है। वो कार्बी ओंगलोंग पूछा जाता है, कार्बी ओंगलोंग, तो ये आपका असम के अंदर है, कार्बी ओंगलोंग, ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी के धूपगढ़ी है, 1350 मीटर हाइट का, ये पूछ देता है। डेक्कन पठार कैसा है भैया? त्रिभुजाकार। अभी आपने त्रिभुज वाला 3 को देखा था, एक वो चौथा जोड़ लीजिए। डेक्कन का पठार जो है 8 गो भारतीय राज्य से गुजरता है, ये भी क्वेश्चन पास्ट के अंदर आया है। डेक्कन के पठार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। इनके अलावा जो है अपना जो टॉप 3 है उनको जरूर याद रखिएगा। 88, 50 आपका जो है इसका पॉइंट में और बढ़ रहा है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की लंबाई बढ़ती जा रही है, तो 88, 50 हो जाएगा। इनके अलावा दूसरा आपका गॉडविन ऑस्टिन है 86, 11, और तीसरा आपका 85, 86 जो है कौन सा भैया? कंचनजंगा, जो आपके कहाँ पे, सिक्किम के अंदर। तो ये 3 गो बढ़ के हाइट वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे आपने एक देख रहा है रायलसीमा, अभी इससे ऊपर आपने देखा था रायसीना, ये है रायलसीमा, सही लिखा हुआ है। ये तेलंगाना पठार का हिस्सा है या आंध्रा पठार का हिस्सा है, ठीक है मेरे भाई। पूछ देता है भाई, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के विजेता कौन है? देखिए पैरा गेम का पहला एडिशन था, हरियाणा विजेता रहा था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था पैरा गेम, है ना, हरियाणा रहा था विजेता। खेलो इंडिया पैरा गेम में हरियाणा को 105 को पदक मिला था, 40, 39 और 26 के रेशियो में। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पैरा पहली बार हो रहा है और ये आपका दिसंबर महीना में हुआ था आपका 2023 में, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी पीक पे बैठा हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में 7 को खेल हुआ था। इस प्रकार से एथलेटिक्स, शूटिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोंडाजी, इस प्रकार से। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के शुभंकर उज्ज्वला एगो छोटी गोरैया के नाम पे था। अभी आपके एग्जाम में शायद सीपीओ में पूछा जाए, CHSL में, कि खेलो इंडिया पैरा गेम में शुभंकर किस प्राणी के नाम पे? तो गोरैया के नाम पे। इनके अलावा 2023 चीन के एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था। देखिए ये तो खेलो इंडिया पैरा गेम हो गया जो इंडिया लेवल का था। अब हम आते हैं वर्ल्ड लेवल पे।
2023 में चीन में एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था, जहां भारत को 111 पदक मिला और कीर्तिमान रचा था, लेकिन ओलंपिक में 6 गो मिला है इस बार और सोना 1 गो ने मिला है। एशियन गेम 2022 चीन में आयोजित किया गया, जो 2023 में हुआ था, हालांकि डिले हुआ था, है ना। तो इसमें भारत को कितना पदक मिला? 107 पदक मिला था। एशियाई खेल 2026 पिछले क्लास में हमने पूछा था, ये जापान के अंदर होगा। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत पेरिस कोई दे रहा है, कोई जाकार्ता दे रहा है, कोई जापान दे रहा है। तो जो जापान दे रहा है उनका सही है, क्योंकि बताए हैं भाई पहले भी। इनके अलावा एशियाई खेल को पहले एशियाड कहा जाता था। एशियाई खेल की शुरुआत 1951 नई दिल्ली से हुई और 1982 में एशियाई खेल दूसरी बार दिल्ली के अंदर कराया गया। ठीक है, तो 3 फैक्ट यहाँ से। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में हुई। खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से हुआ था, बाद में इसकी नाम बदलकर यूथ गेम कर दिया गया। अभी अभी 6ठा एडिशन हुआ है। तमिलनाडु के 4 शहर त्रिची, कम्बटूर, चेन्नई और आपका जो है मदुरै। इसमें 26 खेल शामिल थे और पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में। विजेता महाराष्ट्र रहा है ना। इसके अलावा सिम्बलम्बम इस प्रकार का नाम है, जो घरेलू मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का। इसको प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो चाहे खेलो इंडिया विंटर गेम हो, दोनों की शुरुआत हुई 2020 में। ठीक है, 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे हुआ है? देखिए, अब तक सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ही होता आ रहा था, लेकिन इस बार लद्दाख में भी कुछ प्रतियोगिता हुए हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम अगर पूछेगा तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिली जुली है इस बार। इनके अलावा जामरानी बांध परियोजना किस राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि इसे पारित कर दिया गया है, तो ये उत्तराखंड में। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना भी उत्तराखंड में है, जो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना अगर आपसे कहता है तो भाखरा नांगल, जो सतलज नदी पे है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह जल विद्युत के लिए उपयोग किया जाता है। एक नागा अर्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर है, ये सिंचाई भी कर लेते हैं और जल विद्युत भी उत्पादन करते हैं, आंध्र प्रदेश में है। नवेली लिग्नाइट क्षेत्र आपसे पूछता है तो ये तमिलनाडु में है। अब भारी जल संयंत्र तालचेर पूछता है तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है भाई, कलपक्कम भी तमिलनाडु के अंदर है, कलपक्कम कुडुनकुलम। ठीक है भैया। इनके अलावा परीक्षित महतो का संबंध किस नृत्य से है, जिसे 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये छऊ से है ना, छऊ से है। देखिए, छऊ कितने स्टेट में होते हैं तो टॉपिक बैच से आप देख लेंगे, यहाँ पे छऊ के बारे में सभी डाटा टॉपिक बैच का कटिंग है। देखिए, छऊ का अर्थ होता है छाया। मुखौटा नृत्य के रूप में छऊ नृत्य को दर्शाया गया है। ऊर्जावान मार्शल आर्ट गतिविधियां छऊ नृत्य की मूल विशेषता होती है। छऊ 3 प्रकार के होते हैं। सरायकेला का छऊ होता है, ये झारखंड के अंदर होती है क्योंकि जगह का नाम है। मयूरभंज का छऊ उड़ीसा में होता है। पुरुलिया का छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। सभी छऊ में मयूरभंज का छऊ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें मुखौटों का इस्तेमाल नहीं होता है, जबकि छऊ नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल होता है। छऊ नृत्य को यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य के प्रमुख कलाकार की और उनके अवार्ड की बात कर लेंगे। इस प्रकार से बनाया गया है कि अवार्ड भी पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं। सुरेंद्र नारायण सिंह पद्मश्री मिले थे 1991 में। केदारनाथ साहू पद्मश्री, श्यामाचरण पद्मश्री, मंगल चरण मोहंती पद्मश्री। इनके अलावा मकर ध्वज दरोगा पद्मश्री, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ये भी छऊ के हैं पद्मश्री, शशिधर आचार्य पद्मश्री। अभी आपने है ना भुवन कुमार संगीत नाटक अकादमी 2021, और अभी आपने ऊपर में देखा था आपका परीक्षित महतो 2023 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाए हैं। इनके अलावा किस राजवंश या शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे? ठीक है भैया, इससे पहले क्लास में हमने है ना फ्रांसिस बर्नियर है ना, जो भी आपका पाब्लो क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण देव राय सबके जो काल में आया था भैया, देखो ना मार्को पोलो वगैरह, इसके अलावा पीटर मुंडी वगैरह, इन सब के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि भाई जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे सेंट थॉमस, ये पहलव वंश के काल में आए थे। पल्लव अलग है, पहलव अलग है ना, पल्लव अलग है, पल्लव, और ये है पहलव। पहलव शक के बाद जो है अपना शासन जमाया था, और ये पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु वो अलग हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हैं। तो पहलव के काल में आया था, जो शक के बाद होगा। तो इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि भारत में ईसाई धर्म
के प्रचारक सेंट थॉमस किस वंश के बाद आए थे? तो शक के बाद और पहलव के काल में आए थे। ठीक है, पहलव का एक शासक हुआ जिनका नाम था गुंडो फर्निस। अब भाई ऐसा ही नाम है, मैं क्या करूं, गुंडो फर्निस नाम था। इन्हीं के काल में सेंट थॉमस भारत आए थे। इनके अलावा हर्षवर्धन से भी काफी क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित रहे थे, बिहार में है। कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है किसे? हर्षवर्धन को। कांचीपुरम गए थे हर्षवर्धन उस समय, है ना, जो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का उस समय शासन चल रहा था। यानी दक्षिण भारत का यात्रा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में कौन किए थे? हर्षवर्धन किए थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। ये पॉइंट लिखना जरूरी था, नहीं तो आप पहलव और पल्लव को एक में मिला दोगे। इनके अलावा फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। ये पहले आए थे, आपके जो ह्वेनसांग है उनसे पहले फहियान आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च सेंट चर्च फ्रांसिस चर्च है, जो केरल के अंदर है। सबसे पुराना कहेगा तो सेंट फ्रांसिस चर्च, सबसे बड़ा कहेगा तो भी यही चर्च है, सेंट फ्रांसिस चर्च केरल। और सबसे पुराना मस्जिद कहेगा तो भी केरला में होता है, कौन सा? शेख चेरामन जुमा। इनके अलावा दुनिया में सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले ही निवासी रहते हैं दुनिया में। ठीक है, इनके अलावा 2001 के जनगणना के अनुसार के तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में कितनी बदलाव हुई? तो 8 को बदलाव हुआ। 2011 में शिशु लिंगानुपात 927 नहीं रे भाई, हाँ सही, 2011 दोनों जगह लिख गया। ठीक है, इसे हम कर लेंगे 2001 में शिशु लिंगानुपात 927 था, यह घटकर 2011 में 919 हो गया। दोनों को डिफरेंस है ना, 27 में 8 हो जाएगा। इन सही करके देंगे, 2011 लिखा गया है। 2011 में समग्र लिंगानुपात 943 है, सबसे अधिक केरला का, सबसे कम हरियाणा का। 40 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुदुचेरी का। 2011 में अल्पसंख्यक में सबसे कम समुदाय जो निवासी हैं जैन समुदाय के, और जैन धर्म के लोग सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक दशकीय वृद्धि मेघालय का था और सबसे कम नेगेटिव वृद्धि नागालैंड का था। बाद बाकी जनगणना के फैक्ट जनगणना वाले में जाके देखेंगे, और वैसे भी कई बार जनगणना आप याद करा चुके होंगे। इनके अलावा दीवाने अर्ज नामक विभाग का गठन किया गया था, किसने? बलबन के द्वारा। अब ये बलबन किस वंश के शासन होंगे? तो बलबन आपका जो है इलवारी या गुलाम वंश के शासक होंगे। बलबन ने नवरोज का त्यौहार जो पारसी त्यौहार है, पतेती भी पारसी त्यौहार है, ध्यान रखेंगे पतेती। इसके अलावा सिजदा और पैबोस लौह एवं रक्त की नीति, तो ये तीनों कांड जो है किससे संबंधित है? बलबन से संबंधित है। गुलाम वंश के फाउंडर कौन है दादा? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब किए थे? 1206 में। गुलाम वंश को ममलूक वंश या इलवारी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी ये पूछा जाता है, तो घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। इनके अलावा दीवाने अर्ज, इनके फाउंडर है बलबन। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। अभी इस्तिहाक वाला हमने कल या परसों बताया था, ये किससे संबंधित है? पेंशन विभाग से संबंधित है ना, पेंशन विभाग से संबंधित है। बंदगान किससे है? गुलाम से है। खैरात किससे है? दान से है। कोई किससे है? कृषि से है। तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे। इनके अलावा एगो मैं इंसा वाला बताया था, दीवाने इंसा, ये पत्राचार विभाग से संबंधित हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जो कुतुब मीनार का सबसे ऊपरी भाग है वो भी उसको भी बनाए थे फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाए थे। वैसे सबसे पहले नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो तुगलक वंश के फाउंडर भी थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बंगाली में लिखी गई है। राजा राम मोहन राय के जो सबसे पहला किताब था, इनका नाम था तूफत उल मुहिब्बीन। ठीक है, 1915 में रिलीज हुई थी, फारसी भाषा की है, फारसी शब्द शीर्षक भी है। इनके अलावा राजा राम मोहन राय की प्रमुख फारसी अखबार मिरात उल अखबार किस भाषा में? फारसी में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की और आत्मीय सभा का गठन 1815 कोलकाता में ही किए थे। राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं या फिर आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, अग्रदूत कहते हैं। सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ दादा, क्योंकि अब मैं खाना बनाऊंगा, तब मैं खाऊंगा और 6 बजे उठ के अपनी नित्य क्रिया वगैरह करके फिर ड्यूटी। ठीक है, फिर बीच में आपके लिए पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह फिर पढ़ाना। तो ये शेड्यूल जो है ना, ये बड़ा ही कभी कभी तो इतने ज़्यादा हो जाता है, फिर व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज के जवाब देना। कुछ बच्चे ऐसे हैं वह वन लाइनर करा रहे हैं, तो कहाँ से करा रहे हैं? स्पष्ट पेज नंबर लिखा है कि ई बुक पे जाए, आपको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन वहाँ नहीं है, तो भाई फैक्ट से लिया गया है, तुमको मैं क्यों, तुम्हारा कंटेंट क्यों लिए हो? फैक्ट पढ़ने के लिए लिए हो ना, कि खाली क्वेश्चन देखने के लिए लिए हो, है ना? हद है। चलिए
इनके अलावा जो है आपका कृष्णदेव राय रचित आमुक्त माल्याद ये तेलुगु भाषा के हैं। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए होंगे, लिखा है यहाँ पे। और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। एक प्रयाग प्रशस्ति वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया था समुद्रगुप्त के ऊपर, जो हरिसेन ने लिखा है। राष्ट्र गोफ्तर गुजराती भाषा का समाचार पत्र है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नवजीवन आपका जो है गुजराती भाषा के समाचार पत्र है महात्मा गांधी के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजेट जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चलाया गया था। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों में परिवर्तित ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो ये सूत्रकनिका है। सूत्रकनिका को आप माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हो। यूकेरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। डीएनए की उपस्थिति जो है कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकनिका में भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक साइनोलॉजी होता है जो आपका एसएससी बहुत पूछता है, साइनोलॉजी। ये क्या होता है? कुत्तों का अध्ययन ना, कुत्तों का अध्ययन है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो पादपों में क्या करता है? मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसमें मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा के प्रोटीन के बने होते हैं, माफ कीजिएगा, और यूकेरियोटिक के अंदर जो है आपका सेलुलोज के बने होते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोशिका भित्ति तो सिर्फ पादप में होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप रहे चाहे जंतु। इनके अलावा प्रोकैरियोटिक रहे चाहे यूकेरियोटिक, राइबोसोम दोनों में होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि कौन सी जो है कोशिकांग है। कोशिकांग कहने का मतलब जो कोशिका का अन्य पार्ट है उसे कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो जाएगा? कोशिकांग हो जाएगा। कोशिकांग के बीच में जो द्रव्य होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका का है तो यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसके बीच में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये राइबोसोम हो जाएगा। मान लीजिए उल्टा पुल्टा मेरे भले मैं लिखूँ, तो इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है ना, इसे कोशिका द्रव कहता है, जो एक दूसरे को हिलने मिलने नहीं देता है। ठीक है भैया। तो ये जो है आपका, तो मैं क्या बोल रहा था कि कौन सा कोशिकांग है जो है ना यूकेरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक बनाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। जनरली 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और यूकेरियोटिक के अंदर 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है भैया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इनके अलावा डप्पू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हो गया, बीरानाट्यम, बुट्टा बोमल्लो, है ना, भामाकल्पम, ये कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ पार्ट है। डप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, ढीमसा, कोलाट्टम। ठीक है भाई। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। इनके अलावा असम में आएंगे तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगुरम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा, होबंजाई। इसके अलावा सत्रिया यहाँ पे लिखेंगे, सत्रिया। और बिहू साल में क्या बार? 3 बार। जिस प्रकार से आपका छौ नृत्य 3 प्रकार का, इसी प्रकार से बिहू साल में 3 बार होता है। बिहार में आएंगे जट जटिन हो जाएगा, पवनरिया, पनवरिया, विदेशिया, कजरी, सोहर भी हो जाएगा, सोहर, ये सब बिहार में होता है। सामा चकेवा भी हो जाएगा, इन झिझिया नृत्य भी हो जाएगा। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग भी हो जाएगा। इनके अलावा छठ पूजा भी हो जाएगा। गुजरात गरबा, डांडिया रास, टिप्पानी, जरून, भवई, ये भवई आया था आपका, सिद्धि धमाल, ये सब गुजरात में होता है ना, डांडिया गरबा। हरियाणा में फाग, डाफ, धुमाल, लूर और गुग्गा, ये ज़्यादा पूछा जाता है। हरियाणा में लूर और गुग्गा ये ज़्यादा पूछा जाता है। एक पिंजौर मेला भी पूछा गया था अभी, पिंजौर मेला हरियाणा का है। और होला मोहल्ला त्यौहार सिख धर्म के यानी पंजाब के हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश झोरा, झाली, झरही, धामन, छपेली, महासु, नटी। नटी देखिए कई प्रकार के जनजातीय नृत्य है, तो नटी काफ़ी पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से। जम्मू कश्मीर में रौफ, हिकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर का। कर्नाटक में यक्षगान सबको पता है, सुग्गी भी बता चुके हैं, कुनीथा भी, करगा भी। तो यहाँ पे लांबी और हट्टाड़ी बच गया, तो इन दोनों को पकड़ लेंगे, और जो बच्चे बिल्कुल नए हो तो सबको पकड़ेंगे भाई। इनके अलावा गुप्त शासन से संबंधित दशावतार मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर है, जहाँ पे लोग पितृपक्ष करने जाते हैं, तो ये भी विष्णु भगवान को समर्पित है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनाथ, आपने बद्रीनाथ अल्लू अर्जुन का पिक्चर देखा होगा, भगवान विष्णु को समर्पित है ना। इनके अलावा तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, चोल वंश ने बनाया था, राजराज प्रथम। महाराष्ट्र स्थित जो अजंता का गुफा है, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता का गुफा है ना। लेकिन जो एलोरा की गुफा है, ठीक है भैया,
ये तीनों से संबंधित है, हिंदू बौद्ध जैन, इन तीनों से संबंधित है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जो है आपका, है ना, पल्लव शासन द्वारा निर्मित सौर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में स्थित है, जो भगवान शंकर को ही समर्पित है सौर मंदिर, और विष्णु को भी समर्पित है। यहाँ पे क्या एक्चुअली 3 मेजर मंदिर है, तो 2 भाग जो है आपका विष्णु शंकर जी को समर्पित है और 1 भाग विष्णु जी के लिए भी बनाया गया है सौर मंदिर के अंदर, ठीक है। खजुराहो मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मंदिर कंदरिया महादेव का, और इसको कौन बनाया ये पूछा है तो आपसे बताना है आपको। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था, पंचायतन और नागर शैली के अंदर। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपका वीरता पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला वायुसेना के अधिकारी दीपिका मिश्रा। अब जितने भी महिला आपके इंडिया लेवल पे बड़े बड़े कारनामा किए हैं, यहाँ पे जो है सबका नाम आप देखेंगे। मैं बार बार कहते आया हूँ कि जो है SPD सोर्स जो है काफ़ी अच्छा रहता है करंट अफेयर के लिए, ठीक है भाई। तो आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर करंट अफेयर पार्टिकुलर पढ़ना है। बाद बाकी जो मैं प्रैक्टिस सेट के अंदर पॉइंटेड करवाता हूँ, जनरली वहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन फिर भी आप जो है 2023 के, है ना, ज़रूर पढ़ लीजिएगा थोड़ा। 2024 का तो टॉपिक वाइज में आपको जो मिल गया होगा 4-5 महीने की, जो आपका अलग से करवाया था मैं, है ना। इनके अलावा पायल छाबरा स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला, दीपिका मिश्रा से क्वेश्चन बनाया था मैंने। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी गीता राणा भी पूछा गया था। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा, है ना। एगो कैप्टन शिवा जो है वो भी पूछा गया था, ठीक है, इससे पहले। इनके अलावा लॉस नायस मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्कूबा ड्राइवर। डॉक्टर अलका मित्तल ONGC में पहली महिला अध्यक्ष, अब ये नहीं पूछेगा, ये पुराना हो चुकी। PT उषा भी अब कम पूछेगा क्योंकि बहुत बार पूछ चुका। IOC के अंदर जो है महिला अध्यक्ष बनी पहली बार। मेघना अलावत, ये आपका भारतीय टेबल टेनिस के संघ की पहली महिला अध्यक्ष। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR में जो है पहली महिला निदेशक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। माधीपुरी उच्च सेवी में प्रथम महिला, है ना। इसके अलावा सोमा मंडल सेल के चेयरमैन महिला। इसके अलावा एक आपसे छूट रहा है, यहाँ पे कुछ तो छूट रहा है, एक सेकेंड। जया वर्मा को आज भी पूछा जाएगा रेलवे बोर्ड में, महिला चेयरपर्सन पहला, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों भाई बंधु में शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पेज हमारी कंटेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज व्हाट्सएप पे करके जो है कोई भी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताया हूँ कि जिन बच्चे को SSC का एग्ज़ाम देना है, एक तो आप E-बुक ले लो, और E-बुक भी लिया खाली तो भी चल जाएगा, लेकिन ये वाली जो सीरीज़ चल रही है इसे वॉच कर लेना है। अगर आप इसे वॉच नहीं करते हैं तो आप ये दोनों डिस्काउंट में E-बुक और 30 सीरीज ले सकते हैं। 2024 में जो भी एग्ज़ाम इसी के बल पे बताया था कि अच्छा करवा के दूंगा, काफ़ी खरा उतरा है। आगे जो एग्ज़ाम है वहाँ भी खरा उतरने की पूरी संभावना है माता जी की दया से। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।